सबसे पहले आपको नफ्ताली बेनेट का पूरा बयान अब बताते हैं। ईरान पर इसी वक्त हमला करो, ये बेनेट ने कहा है, और ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए कहा है। ये ईरान पर सबसे सही वक्त है हमले का, नफ्ताली बेनेट ने यह कहा है। ये बहुत बड़ा बयान है जो इजराइल से सामने आ रहा है। इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट क्या अपील कर रहे हैं, ये देखिए। न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया जाए, ईरान को बनाया जाए निशाना, ईरान की सरकार को निशाना बनाने का वक्त आ गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और वो इसके पीछे कुछ कारण भी बता रहे हैं। कह रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह इस वक्त टूट चुके हैं, अभी नहीं तो कब हमला होगा। हमारे पास पलटवार का पूरा आधार मौजूद है, मिसाइल हमले का जवाब देना जरूरी है। ईरान पर हमले का यही सही वक्त है, यह नफ्ताली बेनेट की तरफ से कहा गया है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू पर ईरान पर हमले का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर साइट्स हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। किसने क्या कहा, एक बार इस पर हम नजर डालते हैं। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे हमलों को कभी समर्थन नहीं, ये सीधे तौर पे वो कह रहे हैं, यानी कि अगर न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की प्लानिंग है तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, पहले हमला करो, आगे पीछे बाद में सोचो, यानी वो हमले के समर्थन में नजर आ रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों की बात करें, राष्ट्रपति फ्रांस के, वो कह रहे हैं तनाव बढ़ाने वाला कोई कदम ना उठाया जाए। जी हां, फ्रांस देखिए लगातार इजराइल को जो सलाह दे रहा है वो इजराइल को रास नहीं आ रही है, क्योंकि वो फिलहाल जंग को आगे बढ़ाने के फेवर में नहीं है। इस बीच देखिए कनाडा में विपक्षी नेता हैं पियरे पोलिवरे, उन्होंने कहा है कि यह हमला मानवता के लिए उपहार होगा। यानी कनाडा की तरफ से भी कहा जा रहा है इजराइल को कि हमले के लिए आगे बढ़ो, ईरान पर हमला कर दो, उसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दो। ये कनाडा का भी रुख सामने आया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जो कि इस वक्त बेरूत के खतरनाक वॉर जोन में मौजूद हैं, युद्ध क्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। सुमित, वहां से क्या अपडेट आपको मिल रही है, क्योंकि अभी तक तो ईरान के प्रॉक्सीज हमला कर रहे थे, लेकिन ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करके क्या वो गलती कर दी है जिसका बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि ईरान पर हमला करे इजराइल। देखिए बिल्कुल आपने समीर एक बात बिल्कुल ठीक कही कि अब शायद इजराइल पर यह दबाव है कि वो सीधे तौर पर अब ईरान पर अटैक कर दे। हालांकि देखिए ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल लगातार जो उसका पहला फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन, लगातार दहिया के इलाके में ऑपरेशन कर रहा है। दरअसल दहिया को अगले कुछ दिनों में आप और मैं एक तरीके से गाजा के रूप में ही देखेंगे। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ वहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, निश्चित मानिए मैं आपको बताऊं कि 1 महीने पहले पुराना दहिया और अब का 1 महीने के बाद दहिया की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगले 3-4 महीने में वो तस्वीर एकदम उलट होगी, 360 डिग्री चेंज हो जाएगा दहिया। और यही सबसे बड़ा इस समय इजराइल का जो आप कह सकते हैं कि अटैक का मिशन है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी इजराइल कर रहा है, वो कर रहा है कि धीरे धीरे वो लगातार साउथ लेबनान में अपनी मौजूदगी को और बढ़ाता जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को, और उसके बाद आगे बढ़ता जा रहा है। पहले करीबन आधा किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, अब करीबन 3 से 4 किलोमीटर का एरिया उसने अपने हाथ में ले लिया साउथ लेबनान का। और मेरे हिसाब से, क्योंकि लगातार मैंने तब भी देखा था, 8 से 10 किलोमीटर का एरिया जब तक अपने हाथ में नहीं ले लेगा इजराइल या उसकी फोर्सेस, वो आगे नहीं मूव करने वाली है। उनका मकसद ही साउथ लेबनान की उस पट्टी को 8 से 10 किलोमीटर की पैरेलल लाइन चलती है 130 किलोमीटर बॉर्डर एरियाज के साथ, उसको अपने हाथ में लेना है। ईरान की आपने बात की, ईरान पर निश्चित तौर पर इजराइल तब हमला करेगा तब उसको लग जाएगा कि हाँ साउथ लेबनान का ऑपरेशन अब उसके हाथ में आ चुका है, उसने कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की पूरी कमर तोड़ दी है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन ये जरूर है जो बयान लगातार इजराइल की तरफ से आ रहे हैं, जो लगातार कहा जा रहा है कि इजराइल की जो स्ट्रैटेजीज में चेंज आ रहा है, ये मान के चलिए कि ये है कि इजराइल ईरान पर भी आज नहीं तो कल जरूर अटैक बिल्कुल करेगा। लेकिन वो अटैक कैसा होगा, किस तरह का होगा, कहां होगा, ये अपने आप में अभी सवाल बना हुआ है। कैप्टन श्याम, सवाल यही है कि क्या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाएगा इजराइल? क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? क्या एक ग्लोबल परसेप्शन जो है अपने खिलाफ बनाने का रिस्क इजराइल ले सकता है?
बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता समीर कि ये होगा, और मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट मानकर हम चलें। इजराइल अपने टैक्टिकल एम्स के साथ आगे बढ़ रहा है, भले ही उसकी स्ट्रैटेजिक एम और पॉलिटिकल विजन बहुत कामयाब नहीं दिख रही। जब आप देखें 7 अक्टूबर की बात कल की, तो आप लेबनान के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं उनकी जो बयान सुने, या जो हमास के जो डिप्टी लीडर हैं उनकी बयान सुने, तो वो 7 अक्टूबर को कहते हैं ये 75 साल पहले शुरू हुआ था, इसलिए कभी खत्म नहीं होगा, हम मर के भी वापस आएंगे और लड़ते रहेंगे। तो एक बात कहां जाके रुकेगी ये मालूम नहीं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट और इजराइल क्या कहता है, वो 7 अक्टूबर की बात में कहता है कि हमारे हॉस्टेजेस वहां हैं इंक्लूडिंग अमेरिकन, और हमें सफाया करना है हमास का, और हिजबुल्लाह को उसके बाद में भेजना है। ईरान पर अटैक क्यों करेगा? ईरान के पास मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, और वो जियोग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है इजराइल से, तो कोई खास तुरंत उसका कोई प्रभाव इस पे पड़ता नहीं। वो अपने डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के साथ उनके जो अपेंडेजेस हैं, उनके जो सॉफ्ट पावर, जो एक्सिस ऑफ रिएक्शन है, उनको नष्ट कर रहा है। देखिए सीरिया पे भी अटैक कर दिया उसने, तो ये क्या कर रहा है? वो कह रहा है वर्ल्ड को हम ईरान से नहीं लड़ रहे, स्टेट विद इन स्टेट एक्टर्स जो है, टेररिस्ट जो है, हम उनका सफाया कर रहे हैं, और इस कारण से ईरान कुछ कर नहीं सकता। तो ये छिटपुट गेस्चरिंग पोस्चरिंग होते रहेगी, और हिजबुल्लाह के अगेंस्ट अपना काम इजराइल ठीक है। लेकिन यानी आपका अनुमान ये है कि इजराइल ऐसे हमले नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त इजराइल से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े हमले की प्लानिंग में है इजराइल, ये जानकारी मिल रही है। हमले के सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है इजराइल के अंदर, अमेरिका से सहमति पर बातचीत जारी है। ये इजराइल से जो खबर सामने आ रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि इजराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ईरान के, उन पर हमला किया जाए। और ईरान में हमले पर इजराइल के विकल्प क्या हैं, जरा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी गौर कर लेते हैं। आप देखिए हमले के जो विकल्प हैं, ऑप्शन है, कहां हमले हो सकते हैं। मेरी तरफ अगर आप देखें तो मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है इजराइल, अगर पहली नजर में देखें तो। जी और सरकारी इमारतें और ऑयल डिपो भी निशाने पर हो सकते हैं। ऑयल डिपो, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, किसके मुंह से? जो बाइडेन के मुंह से। उन्होंने कहा था कि क्या हो सकता है, तो ईरान के जो ऑयल संस्थान है वहां पर, तेल के कुओं पर अटैक हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा था दुनिया भर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए थे। तो इन तमाम जगहों को निशाना इजराइल की तरफ से बनाया जा सकता है, इसके आसार हैं। बिल्कुल, लेकिन इस हमले में चैलेंजेस क्या होंगे इजराइल के सामने? देखिए 15 से 1600 किलोमीटर तक फाइटर्स को उड़ान भरनी होगी, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इतना डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच, और अनजान आसमानी रूट होगा, मिड एयर रिफ्यूलिंग, ये सारी चुनौतियां होंगी इतने बड़े एरिया को कवर करने में। और ईरान में तैनात रूसी डिफेंस सिस्टम जो है उसका भी सामना करना पड़ेगा। S-400 का हमने जिक्र किया था पीछे। इस तरह के रशियन एयर डिफेंस सिस्टम एक बड़ी चुनौती होंगे इजराइल के। बिल्कुल। और देखिए ईरान की धमकी से साफ है कि इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन कितना जरूरी है, और अमेरिका का फुल सपोर्ट है भी इजराइल को। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की सहमति जरूरी क्यों है, यह भी समझिए। ईरान से सीधी जंग छिड़ना लगभग तय माना जा रहा है। हमले के वक्त ही पलटवार हो सकता है, वैश्विक बाजार की व्यवस्था बिगड़ सकती है, चरमरा सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और चुनाव पर भी जाहिर है इसका असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिकी जवानों पर टारगेटेड अटैक बढ़ेंगे। ईरान के खिलाफ हर एक्शन का वैश्विक प्रभाव होगा। इसीलिए जो समझदार और बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन दबाव भी इजराइल पर बढ़ता नजर आ रहा है। तिवारी जी, इन परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? बस एक चिंगारी का इंतजार लग रहा है और उसके बाद कुछ भी हो जाएगा, यह संभावना प्रबल होती हुई नजर आ रही है। क्या ऐसे हालात में इजराइल की तरफ से डायरेक्ट ईरान पर हमले मुमकिन है? समीर, कुछ लेवल तक मैं आपसे सहमत हूं। अभी जो श्याम साहब बता रहे थे वो तो एक सही स्थिति बता रहे थे जी, कि अभी फिलहाल इजराइल, किसी भी कंट्री जब वॉर में आती है तो उसका टैक्टिकल मूव होता है अपने को सुरक्षित करना। तो इजराइल अपने एरिया को सुरक्षित कैसे करेगी? वो उसको बफर जोन चाहिए, नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में। वो पीछे जोन है, इस बफर जोन क्रिएट हो जाएगा तो जो बाउंड्री पर या LOC पर जो भी इनकी सिटीजन्स है वो सुरक्षित रह जाएंगे। तो फिलहाल इसका एम तो बड़ी क्लियर है कि हिजबुल्लाह को इतनी ख़त्म ही कर दो ताकि लेबनान का जो साउथ पोर्शन है, जो 130 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर जैसा सुमित बता रहे थे, उसमें डोमिनेट करे और इसकी सुरक्षा रिलेटिवली बढ़े। इजराइल ये भी कभी नहीं सोच रहा होगा कि मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाऊँगा।
इजराइल ने 1978 में भी कुछ समझौता किया था, लेकिन उस समय भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं ये आते रहेंगे हर 20-20 साल पर। बट फिलहाल इजराइल का मूव यही होगा कि वो अपना एक बफर जोन स्टैब्लिश कर ले और हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से कमर तोड़ दे। लीडरशिप हो, एमुनेशंस हो, प्लस सप्लाई जोन, जैसे ईरान सप्लाई कैसे कर रहा, बेरूत में तो इनकी जहाज लैंड नहीं कर पा रहा है, अभी सीरिया में भी ऐसा डैमेज कर रहे हैं ताकि ईरान का जहाज उनके लिए मिसाइल या कुछ लेकर ना आ सके। अब जहां तक न्यूक्लियर अटैक का सवाल है, इस तरह का ईरान पर अटैक का सवाल है, इस तरह के वॉर में एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सरप्राइज। किसी भी वॉर को इफेक्टिव करने के लिए सरप्राइज अत्यंत आवश्यक है, और सरप्राइज कब होगा और इजराइल विल टेक ए कॉल। इजराइल कॉल भी लेगा, इजराइल अपने आप ये कॉल ही लेगा। इसको इसमें पूरा पब्लिक ओपिनियन फुल सपोर्ट, अमेरिका, कनाडा, मतलब जो भी कंट्री है नाटो नेशन से सर, लेकिन इंटरनल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका तो पूरा समर्थन नजर यहां पर आ रहा है। अब जो उसके ग्लोबल पार्टनर्स है वो उसमें कितना अग्री करते हैं ये एक सवाल जरूर है। और देखिए लेबनान के हालत पर यूएन का बयान सामने आया है। गाजा बन रहा है लेबनान में भी गाजा वाला पैटर्न, ये कहा गया है गाजा की तरह तबाह हो रहा है लेबनान। और जैसे थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी सुमित भी बता रहे थे कि दाहिया कुछ समय में गाजा जैसा दिखने लगेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर है, लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि कर दी है, यह खबर कंफर्म कर दी है। 30 साल से था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी जानी थी, लेकिन अब उसकी मौत का कंफर्मेशन इजराइल ने भी किया है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं, यहां पर अगर आप देखें थोड़ी देर पहले स्ट्राइक्स की है नसीम सैफुद्दीन, जो नया कमांडर था खासतौर पर हिजबुल्लाह का, और नसरल्लाह का छोटा भाई कजन जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बड़े काम करता था, उसको टारगेट किया गया। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, निशान जरा दिखाइए तस्वीरें, और ये देखिए पूरी की पूरी 8 से 10 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है। और यहाँ पर कई बड़े कमांडर्स के हिजबुल्लाह के मारे जाने की खबरें आ रही है। हालांकि नसीम सैफुद्दीन के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक उसके मारे जाने की पुष्टि इजराइल की तरह ना तो इजराइल की तरफ से कही गई है और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। और अभी लगातार इस इलाके के अंदर मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा खतरा है, और ये इम्पैक्ट है यहाँ का। निशान चलिए, और ये देखिए अभी यहाँ के हालात भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह की कहानी है। ये देखिए पूरी की पूरी इमारतें जमींदोज हो चुकी है। आज भी लगते हैं मिसाइल से यहाँ पर अटैक किए गए हैं, बड़े मिसाइल से यहाँ पर अटैक किए गए हैं। नसीम सैफुद्दीन मैं आपको बता रहा था कि कैसे एक बड़ा नाम था उस समय हिजबुल्लाह का दोबारा से, और अब उसको भी मारे जाने की बात की जा रही है। तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ निशांत, और निशांत मेरे कैमरे पर्सन आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए हम कैसे इस इलाके में पहुँचे, और आपको ये आग और ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कैसी यहाँ पर इस समय परिस्थिति है। दाहिया का ये इलाका है जहाँ पर रात को सही बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। नेतन्याहू का दावा, मारा गया हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी। जी हां, नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी बना, और बेरूत में एयर स्ट्राइक के दौरान मारा गया हाशिम सैफ अल दीन। और नेतन्याहू और गैलेंट ने हाशिम सैफ की मौत का दावा किया है। 30 सालों से हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख था। नसरल्लाह के चीफ बनने के बाद काउंसिल का प्रमुख बना। हिजबुल्लाह से 1990 में जुड़ा था सैफ अल दीन, और 3 दशक से हिजबुल्लाह का फंडिंग देखता था सैफ। हमारे साथ शरदेंदु सर जुड़े हुए हैं। शरदेंदु सर, जो बात कही जा रही है कि यही सही समय है, यही सही मौका है जब इजराइल अपने दुश्मनों का हिसाब सेटल कर दे, बराबर कर दे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर दे। जैसा कि तिवारी सर ने भी कहा कि किसी भी देश की पहली प्राथमिकता होती है खुद को सेफ करना, सुरक्षित करना। ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं, क्या इजराइल ने लगभग इंडिकेट कर दिया है कि वो इस बार कहीं से भी पैर पीछे नहीं खींचने वाला है, इन सभी का खात्मा तय है? देखिए, इजराइल जब इस तरीके की युद्ध लड़ रहा जो पिछले 1 साल से चल रहा, तो आप नेतन्याहू साहब ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि वो 7 फ्रंट पे युद्ध को लड़ रहा है, और धीरे धीरे पीस मील में एक फ्रंट को वो सॉर्ट आउट करता जा रहा है। हमास की कमर तोड़ रखी है, हिजबुल्लाह की लीडरशिप और कम्युनिकेशन सेटअप को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा है। इसी तरह से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के बाद ही इजराइल को ऐसा एक्शन लेगा जिसमें वो
वो ईरान की टारगेटिंग करेगा। अगर वो ईरान की टारगेटिंग अभी कर देता है तो ये युद्ध नेक्स्ट लेवल पे जाता है और हिजबुल्लाह पूरा इंटैक्ट रह जा रहा है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप मारी गई है, लेकिन उनके जो टैक्टिकल कमांडर, जो छोटे लेवल के कमांडर हैं, वो ग्राउंड ऑपरेशन में डायरेक्टली हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा इसलिए इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च किया और वो लितानी रिवर तक इस ऑपरेशन को प्रोग्रेस करना चाहता है, जिससे कि वो नॉर्थ इजराइल की सुरक्षा बढ़ा सके। जब वो इसको अचीव कर लेगा या काफी कंट्रोल कर लेगा, तब मेरा मानना है कि इजराइल जरूर ईरान को उसका जवाब देगा और उसने उसकी टारगेटिंग फिक्स कर रखी है। एक तरीके का पूरे वर्ल्ड में जो है अपना जो वीडियो नेतन्याहू साहब ने जारी किया, एक वर्ड ओपिनियन अपने फेवर में करना चाह रहे हैं और इस टाइम का फायदा उठा के हिजबुल्लाह को बर्बाद कर रहे हैं और बाद में ईरान के टारगेट, जिसमें कि हो सकता है पॉलिटिकल टारगेट हो। पॉलिटिकल टारगेट का मतलब हो सकता है कि वहां के अयतुल्लाह खमेनी का जो रेजिडेंस है उसको स्ट्राइक करें, हो सकता है पेजेस्किया के रेजिडेंस को या उनके पार्लियामेंट को टारगेट करें और साथ में ऐसे ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करेंगे, पोर्ट सिटी को टारगेट करेंगे, जिससे कि कॉमर्शियली ईरान को क्रिपल किया जा सके। बिल्कुल और इसकी आशंका लगातार बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। युद्ध बढ़ना तय माना जा रहा है, इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स यहां तक कह रहे हैं और ऐसे में ईरान के लिए बहुत जरूरी है अपने एयर डिफेंस को दुरुस्त करना और ईरान की मदद ऐसे में रशिया कर सकता है, यह उम्मीद ईरान की तरफ से जाहिर की गई है। ऐसे लेकर कुछ डिमांड्स भी की गई हैं। बहरहाल देखिए, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के अमेरिकी दौरे पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। नेतन्याहू ने योव गैलेंट को अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी। आज अमेरिका दौरे पर जाने वाले थे योव गैलेंट और योव गैलेंट का अमेरिका दौरा रद्द होने पर उठे कई सवाल। नेतन्याहू ने अचानक बदला प्लान, इजरायल के फैसले से अमेरिका भी हैरान। तो क्या नेतन्याहू कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या इस बात के आसार ज्यादा हैं? इजरायली रक्षा मंत्री अमेरिका जाने वाले थे, योव गैलेंट का दौरा अचानक रद्द कर दिया गया। इसके पीछे वजह क्या है, यह सवाल हर किसी के जहन में। इजरायली पीएम ने मीटिंग रद्द करने का फैसला किया। पेंटागन ने मीटिंग अचानक रद्द होने की पुष्टि की। इजरायल की मांग पर इमरजेंसी मीटिंग तय हुई थी। क्या नेतन्याहू कुछ बड़ा करने वाले हैं? बिल्कुल ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि इस तरह के फैसले इस हालात में लिए जा रहे हैं तो ये सवाल भी लाजमी है। और नेतन्याहू ने मंत्री का अमेरिका दौरा जो रद्द किया है, उससे कुछ बड़े सवाल जरूर उठ रहे हैं। क्या है वो सवाल, उन पर गौर करते हैं। बड़े सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या अमेरिका इजरायल के बीच सब ठीक नहीं है? क्या इस वजह से यह स्थिति पैदा हुई है? दूसरा, नेतन्याहू ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमला करना चाहते हैं और इस वजह से यह इमरजेंसी में फैसला लिया गया है, आपात फैसला लिया गया है। क्या जो बाइडेन के स्टैंड से नेतन्याहू नाराज हैं? यह भी अहम सवाल है। कैप्टन श्याम, आप किस तरह से देखते हैं? अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है, तब भी जब वो ये कहता है कि युद्ध आगे हम नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कि इस रीजन में शांति हो, तब भी अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ हर फैसले में खड़ा रहता है। इजराइल के पीठ पर अमेरिका का हाथ रहता है। अमेरिका और इजराइल में क्या वाकई कुछ तनातनी है या ये सिर्फ पोस्टरिंग चल रही है? ये प्रश्न लाजमी है और सबके पटल पे जरूर आना चाहिए, पर इससे दूर हटके बहुत सारे अंदर की घटनाएं होती हैं। नेतन्याहू एक बहुत ही शातिर स्टेट्स पर्सन है, नीजक रिएक्शन से कोई काम नहीं करते। 8-10 महीने तक लगातार उन्होंने इंतजार किया था, लेबनान के शोलों को झेलते रहे और तब जब वो एक तरफ से हमास की तरफ से थोड़े निश्चिंत हुए, उस समय तो उन्होंने अपने वुमेन फोर्सेस को लेबनान के बॉर्डर पर रखा हुआ था। वो एक तरह से उनको कुछ देखते भी नहीं थे। अब उनके ऊपर आए हैं और अब उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैंने जैसा कहा, उनका जो टैक्टिकल एम है पैलेस्टाइन स्टेट विद इन स्टेट रखना और लेबनान में अपने जो नॉर्दर्न बॉर्डर पे अपने विस्थापित लोगों को सुरक्षित ले जाना। देखिए, जमीनी लड़ाई की बात करें तो ये 10,000 फौज उनकी जरूर आईडीएफ की वहां पे खड़ी है, पर माउंटेन रीजन्स में यूनिफिल भी वहां पर है, वहां पे भी अटैक हिजबुल्लाह नहीं कर पा रहा। आप ये कह रहे हैं कि अपने बॉर्डर्स को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे और उसी पर सारा फोकस रहेगा इस पूरी लड़ाई का, इस पूरे टेंशन का। और देखिए, बाइडेन के प्रवक्ता का जवाब भी सामने आया है। बाइडेन के प्रवक्ता की तरफ से ये इस पूरे मामले पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। और देखिए, नेतन्याहू के फैसले से नाराज हैं बाइडेन। अप्रैल में बुरी तरह भड़के थे बाइडेन, ये भी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी लेखक और पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब वॉर में बड़ा दावा, बाइडेन ने कहा था नेतन्याहू बहुत बुरे इंसान हैं। नेतन्याहू हर बात पर झूठ बोलते हैं।
बाइडेन की नाराजगी का जिक्र किया गया। अब देखिए, जो बाइडेन भड़के हैं उसमें कई सारे सवाल भी यहां पर उठाए जा रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या है। ये सीधे तौर पर अमेरिका या बाइडेन के दिमाग में है कि इजराइल की रणनीति क्या है, हमें राफा में अंदर जाना होगा क्या, ये भी सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे आशंकाएं, बहुत सारे सवाल उठ गए हैं अमेरिका और इजराइल के संबंधों को लेकर। इसमें वास्तविकता कितनी है ये आने वाले समय में जरूर साफ होगा जब इजराइल कोई बड़ा एक्शन लेगा। आप सभी एक्सपर्ट्स का, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।